जोगेश्वरी पश्चिम स्थित गुलशन नगर में एआईएमआईएम उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के हाथों किया गया। इस अवसर पर सांसद इम्तियाज जलील, एआईएमआईएम विधायक अहमद बलाल, एआईएमआईएम मुंबई अध्यक्ष फयाज अहमद खान, एआईएमआईएम उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष बब्बास मेमन, सबीर मेमन व तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दूं कि सांसद इम्तियाज जलील ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एमआईएम आने वाले दिनों को चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो या विधानसभा का, मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं इम्तियाज जलील का और क्या कुछ कहना था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तकरीबन हर राजनीतिक पार्टी का मुद्दा यही होता है। हर राजनीतिक पार्टी आके यही कहती है कि हम ये काम करने वाले हैं, वो काम करने वाले हैं करके। अगर सही मानों में अगर ये काम जो वादे किए जाते हैं अगर वो करते तो शायद एमआईएम आती नहीं। एमआईएम के आने की वजह यही है कि जो इतने सालों से हमारी बस्तियों के जो हालात है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी याद इन्हें सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आती है और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये हमें भूल जाते हैं। वरना क्या वजह है कि एक शहर के अंदर दो शहर बसते हैं। एक वो शहर होता है जहाँ वो रहते हैं, एक ये शहर है जहाँ पर हम बसते हैं। तो जहाँ पर आपको ख़राब सड़कें मिलेगी, वहाँ पर पानी का मसला रहेगा, वहाँ कचरे का ढिगार मिलेगा, वहाँ पर हमारे बस्तियों के अंदर स्कूल कम मिलेंगे, पुलिस स्टेशन ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हम बदलना चाहते हैं। हमने इतने सालों तक सबको मौका दिया, आवाम को भी हमने मौका दिया कि सबको आजमा लो। अब आवाम खुद कहती है कि हमने सबको आजमा लिया है, अब मजलिस आप आ जाइए तो हमारे। जैसे कि एमएम का जो है संगठन का काम जारी है। फवाद मेमन साहब को यहाँ का सदर बनाया गया है। बॉम्बे शहर में भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। फयाज खान साहब जोड़ रहे हैं और लोग जोड़ रहे हैं। फवाद भाई को जैसे यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो आप एमआईएम के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? बस देखिए, एक टीम वर्क के तरह काम करिएगा उसमें, क्योंकि जिस पार्टी का नाम के अंदर ही इत्तेहाद है, अगर वो इत्तेहाद हमारे ही लोगों के बीच में नहीं रहेगा तो हम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारे अंदर इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है और एक टीम वर्क बोल के अगर काम करेंगे तो यकीन मानिए, मैं समझता हूँ कि फयाज साहब के नेतृत्व के अंदर पिछले कुछ सालों से जो हम काम देख रहे हैं, यकीनन काम बहुत अच्छे से हुआ है। अब यही है कि छोटी छोटी नाइत्तेफाकियाँ दूर करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम बड़े नाराज़ हो जाते हैं। हम दूसरों को जब अपनाते हैं तो ये उम्मीद नहीं करते हैं कि मेरी तस्वीर जो है किसी होर्डिंग के ऊपर रहनी चाहिए करके, लेकिन जब अपनी पार्टी तैयार करते हैं तो हमारी नाराज़गियाँ वहीं से शुरू होती है कि मेरी फ़ोटो क्यों नहीं आई उस होर्डिंग के ऊपर, उस पोस्टर पे मेरी फ़ोटो क्यों नहीं आई है, मेरी फ़ोटो छोटी क्यों आई है, उसकी बड़ी क्यों आई है। हम इन्हीं मुद्दों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और इख्तिलाफ वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ऐसी छोटी छोटी बातों को नहीं, अपना मकसद, अपना मिशन बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह उस मिशन को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी मंजिल जो है तस्वीरों की हद तक नहीं है, तस्वीरों से आगे बढ़ के काम करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मकामी लीडरान हो या ज़िले के लीडरान हो या बॉम्बे प्रदेश के हो, इंसान जो वहाँ का कार्यकर्ता वो चाहता तो है कि सबको मैं जगह दूँ, लेकिन कभी कभी दे नहीं पाता। वो इत्तेफाक सी बात है कि एक बैनर लगा हुआ है, उसमें सबको कहाँ जगह मिलेगी, और कभी कभी जाने अनजाने में भी छूट जाता है। तो जानिब तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कहने का मकसद आपका ये है। मैं सर आता हूँ आप उस सवाल की तरफ कि जहाँ पर आप महाराष्ट्र में नुमाइंदगी कर रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर जो है वक्फ बोर्ड का जो है बहुत बड़ा मसला है। औकाफ की ज़मीनें आज भी हमारे बहुत सारे लीडर, बहुत सारे मिनिस्टर जो है औकाफ की जिम्मेदारी पे आए, चाहे वो नसीम खान साहब हो, चाहे इस वक्त जो है नवाब मलिक हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो औकाफ के सारे मुद्दे और मसाइल वहीं के वहीं दू के दू है। आज तक ऐसी कुछ ज़मीन हासिल नहीं हुई जिस पर मुसलमानों का एक बड़ा स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल या स्कूल जो है कायम हो सके। तो और आप इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड की कमेटी में हैं, आपको उसमें शामिल किया गया है, तो आपके होते हुए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि मुसलमानों को कोई और सरकारी स्कीम की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमको छोटी मोटी खैरात जो ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार देती है कि हम माइनॉरिटीज़ को इतने करोड़ रुपया दे रहे हैं, हमको चाहिए ही नहीं। अगर सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल किए तो हम इस पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं कि कुछ खैरात हम सरकारों को बांट सकते हैं कि हमारे वक्फ की तरफ से ही आप अपना पैसा रखिए।
ये वक्त की जो हालात हुई है इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों ने ही इसको लूट कर खाया है, वक्फ बोर्डों ने ही इसको लूट कर खाया है, वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने लूट कर खाया है, नेताओं ने इसको लूट कर खाया है, ये हकीकत है। मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अब वक्फ बोर्ड के अंदर आया हूँ और मैंने एक लक्ष्य लेकर आया हूँ कि जिन्होंने भी ये समझा है, चाहे वो मुतवल्ली साहब हो या कोई कमेटी के मेंबर्स हो, ट्रस्ट के मेंबर्स हो, जिन्होंने ये समझा था कि वक्फ की ज़मीन मेरी है, मेरी जागीर है, मैं किसी को भी बेच सकता हूँ और ये बेचा गया है करके, इस ताल्लुक से हमने पहला केस रजिस्टर कराया थाने के बालापुर के अंदर। अच्छा। और मेरे ही पूरा फॉलो अप करने के बाद ये मामले का FIR रजिस्टर हुआ बालापुर के अंदर, जहां एक मस्जिद के ट्रस्ट की ज़मीन जो थी वो किसी एक डॉक्टर को बेची गई थी। उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो ये जब हुआ, ये मामला हमारे सामने आया तो लोग कहते थे कि कुछ नहीं होने वाला है करके, सब मैनेज हो जाता है करके। और मैंने उस वक्त ये चैलेंज स्वीकारा था कि मैं बोला नहीं, इंशाल्लाह इसके अंदर है तो हम FIR रजिस्टर कराएंगे। और सिर्फ FIR रजिस्टर नहीं कराया, जिस वकील ने है तो बोगस NOC इशू किया था, थाने की पुलिस जाके उस्मानाबाद से उसको अरेस्ट करके लेके आई है। दूसरा FIR जो है औरंगाबाद की एक ज़मीन के ताल्लुक से हमने लिए है जो जालना रोड के ऊपर है। और कल ही हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि सिर्फ एक हम जालना रोड के ज़मीन के बारे में नहीं, महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ पर भी वक्फ की ज़मीनों का गोरख धंधा हुआ है, उसे बेचा गया है, बांटा गया है, इन सब के ऊपर FIR रजिस्टर किया जाएगा करके। तो अब लोग जो ये समझ रहे थे कि ये वक्फ की ज़मीन है, मेरा कुछ होता नहीं है, मैं सबको ख़रीद सकता हूँ करके, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश रहेगी कि बहुत सारे लोग अंदर जाए और उसमें वक्फ बोर्ड के भी पुराने मेंबर्स हो, नए मेंबर्स हो, वक्फ बोर्ड के पुराने चेयरमैन हो, नए चेयरमैन जो भी रहेंगे उसके अंदर, जिन जिन लोगों ने इसके अंदर खेल खेला है, इंशाल्लाह उनको हम करेंगे। आपने तरक्याती काम के बारे में बताया है, तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र का पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए हम भी फ़ख्र से बोल सकते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इसके ऊपर कौम के लिए काम किया जा रहा है। तो कल ही हमने ये ऐलान किया है, वक्फ बोर्ड के अंदर ठहराव पास किया गया है कि औरंगाबाद के अंदर हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर एक बहुत ही आलीशान एक स्टेडियम हम बनाने के लिए जा रहे हैं और उसके अतराफ़ में बहुत सारी दुकानें होंगी, तो बहुत सारे नौजवान बच्चों को रोज़गार का भी एक ज़रिया फराहम होगा। जी, आपने बहुत तफसील से जवाब दिया, क्योंकि कोरोना और कोविड-19 के सवाल के नीचे बहुत सारे मुद्दे दबा दिए गए हैं। तो मैं कोरोना और कोविड पे कोई सवाल आपसे नहीं करूँगा। मेरा सवाल ये होगा कि जैसे कि आपने स्टेडियम की बात की, सर कोविड-19 के इस वबा के दौरान जो हमने देखा कि हमारा पूरा सेहत अम्मा का जो स्ट्रक्चर है पूरा वो ठोस है, कहीं कोई सरकार की तरफ से जो है तैयारी नहीं है पूरे हिंदुस्तान भर में। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्यों ना एक कौमी एक हॉस्पिटल ऐसा हो कि जहाँ पर सारी सहूलियात हो, स्टेडियम के साथ में ऐसी भी कोशिश होनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल, यकीनन। और जैसा हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2 बहुत ही बड़े हॉस्पिटल्स वहाँ पर शुरू किए हैं, चला रहे हैं, हमारी भी कोशिश है कि इंशाल्लाह दूसरी जगह के ऊपर भी उसको रेप्लिकेट करे करके। ये सही बात है कि कोरोना के नाम के ऊपर जो मामलों को दबा दिया जा रहा है, छुपा दिया जा रहा है, लोग इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप अगर मरे तो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं बनेगी उसके अंदर, क्योंकि हम आम लोग हैं और आम लोग पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। उसमें जब सरकारें अस्पतालों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी, वेंटिलेटर्स पे नहीं करेगी, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करेगी, बेड्स के ऊपर नहीं करेंगी, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं करेगी और 5,000 करोड़ रुपए का एक पुतला गुजरात के अंदर अगर बना देगी और ये कहेगी कि ये हमारा विकास है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जनता खामोश है, इस वजह से ये अपना ये कर रहे हैं। मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, लोगों का अधिकार होता है कि मुझसे रोड के ऊपर पकड़े और पूछे कि मैंने तुझे वोट दिया है, मैंने तुझके ऊपर भरोसा किया है, तो मेरे लिए क्या कर रहा है। आवाम खामोश बैठती है तो सरकारें समझती है कि अब हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन ये सवाल सरकार से करना शुरू कर डालेंगे, दिक्कत ये है कि सारे सवाल जो है वो हमसे ही किए जाते हैं, उनसे कोई करता ही नहीं। आवाम की खामोशी पे जैसे आपने बात की कि आवाम खामोश है, मैंने एक कांग्रेस के माजी मिनिस्टर भी रह चुके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, MLA भी, मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि आवाम की डिक्शनरी में से विरोध शब्द खत्म हो गया है। आज आवाम इतनी जुल्म सितम के बाद में, नाइंसाफी के बाद में वोट पे क्यों नहीं आ रही, इसकी वजह क्या है? ठीक, कैसा है साहब, अब एक उदाहरण के तौर के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का वजूद इस बुनियाद के ऊपर हुआ था कि वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का विरोध करते हैं। कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी बीजेपी और शिवसेना को गालियां देने के लिए उसके अंदर, लेकिन जब सत्ता की लालच
कुर्सी दिखी तो तीनों एक साथ मिलके आ गए हैं एक ही उसके ऊपर, तो विरोध कैसा होगा उसमें? देखिए, सबको अपना अपना जेब भरना है, अपना अपना पेट भरने का है, उसके अंदर हमको कुर्सी चाहिए। आइडियोलॉजी है वो सब खत्म हो चुकी है, अब राजनीति के अंदर कोई आइडियोलॉजी है वो रही नहीं। तो हालात ये कि शिवसेना और बीजेपी भी दोबारा मिलने के दर पे है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम आपको इतना यकीन दिला देते हैं, ये आपस में कितने भी मिल जाए उसके अंदर मजलिस अकेले इंशाल्लाह इनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, इनसे डटकर मुकाबला करने के लिए। और ये कमजोरों की निशानी होती है साहब, किसी का सहारा चाहिए। कांग्रेस बोलती है हमको राष्ट्रवादी के साथ लड़ना है, बोलती है हम सेना के साथ जाना चाहते हैं। हमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी अकेले थे और आगे भी कितनी भी मुश्किलें आ जाए उसके अंदर हम डट के इन लोगों का मुकाबला करेंगे। सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, वक्त कम है, और लेकिन आखिरी एक सवाल, क्योंकि कल आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऑफिस में, वहाँ बहुत सारे सवाल आएंगे। मेरा आखिरी सवाल, यूपी के अंदर जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश की है, आप कहते हैं कि मजलिस अकेले लड़ेगी। यूपी में पहले ही बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर सब अकेले अकेले लड़ेंगे और इस तरह से सेकुलर वोटों का फिर वही हम बात आती है कि बंटवारा हो जाएगा, तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा? आप मुझे थोड़ा सा सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन समझाइए ना। मतलब मैं एक सवाल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेक्युलर मतलब क्या? मैं यकीनन माशाल्लाह पत्रकार रह चुके हैं, आप सवाल कर सकते हैं। यही एक शब्द है जिसने तो मुसलमानों का आज इतने पीछे लाके जो छोड़ा है, यही एक शब्द है कि इलेक्शन के वक्त में हमारी महफिलें सजाई जाएगी, हमको सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर वोट बंटवारा मत करो, वोट का तकसीम मत होने दो, हम सेक्युलर पार्टी है करके। कोई नहीं है साहब, सबके कपड़े उतार कर देखो तो खाकी नजर आएगा उसके। सर, मैं सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी मुल्क के 70% आवाम जो है वो अमन पसंद है, जिसको हम सेकुलर कह सकते हैं, लेकिन वो 70% जो वोट जो है वो मुख्तलिफ खानों में बढ़ जाते हैं। ये तो मुट्ठी भर जो है सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, इसके लिए कोई रणनीति बनाई जाएगी? नहीं, देखिए, मतलब हमारे से ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता है साहब। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता है। अगर हम कट्टर होते तो 70 सालों से हम अपनी पार्टियां चलाते, हम अपने नुमाइंदों को चुनकर लेके आते, लड़ते उनके लिए, उन्हीं को वोट देते। लेकिन ये जितने भी लोकसभा में, विधानसभा के अंदर जाके बैठे रहते हैं, ये हमारे वोट की बुनियाद के ऊपर जाते हैं। हम लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं उसके अंदर। बताइए ना मुझे, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी टिकट किसी को नहीं देती है? बताइए मुझे, शरद पवार साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक मुसलमान को टिकट दे पूरे महाराष्ट्र के अंदर से? ये राजनीतिक पार्टियों को तो शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, कि आप एक टिकट नहीं दे सकते हैं, एक को जिता के नहीं लेके आ सकते हैं करके। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक ही मुसलमान क्यों चुनकर आता है इम्तियाज जलील की शक्ल के अंदर औरंगाबाद से? क्या हमारे से वोटर लेने का आपने ठेका लेके रखे हुए हैं? आपकी जागीर है ये? इनकी सेकुलरिज्म की निशानी तो सर ये है कि यूपी में जिस तरह से मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया और मौलाना जहांगीर कासमी को, क्योंकि आज वहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ताकत मजबूती के साथ में, लेकिन कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूपी के अंदर के हालात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का क्या हमारी शिकायत यही है साहब कि किसी को गिरफ्तार करे। असद अवैसी क्यों नहीं बोल रहे हैं? असद अवैसी ने बोलना चाहिए ना करके। हर मसले के ऊपर, हर प्रॉब्लम के ऊपर, जहाँ जहाँ कौम को तकलीफ हुई तो असद अवैसी ने आगे आना चाहिए। वोट के टाइम के ऊपर नहीं साहब, हम सेकुलर है ना, हम सेकुलर आपके साथ कैसा जाएंगे? तो ये अब खेल बंद करिएगा उसमें। लोग भी अब होशियार हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जोगेश्वरी के अंदर आने के बाद एक यकीन हो गया है कि अब लोगों को भी समझ में आ गया है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। अब कुछ भी हो जाए वो मजलिस के साथ ही रहना। सरकार के जुल्म पे सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मौलाना उमर गौतम या मौलाना जहांगीर कासमी या और उन्ना कराम या मुसलमान पे जो जुल्म हो रहा है, ये इस तरह से उनको कैद किया जा रहा है, इस पर आप क्या करें? देखिए, ये मतलब आज हो रहा है ऐसी बात नहीं है। आप महज 2 नाम गिना रहे हैं, 3 नाम गिना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब अखलाक से लेके, पहलू खान से लेके, जितने भी नौजवान बच्चों को हमारा सड़क के ऊपर कत्लेआम किया जा रहा है लिंचिंग के नाम के ऊपर, ये हम देख रहे हैं। हम सब टीवी के अंदर देख रहे हैं, लेकिन हमारा खून नहीं खौल रहा है इसमें। हम सिर्फ उसको है तो रात में मोबाइल के ऊपर देखते हैं, अफसोस जताते हैं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं और ख़त्म हो जाती है बात उसमें। तो ये जो है, ये मामले जो है, ये और आगे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लेके रखा हुआ है कि उनके निशाने के ऊपर आप और हम है उसमें, और अगर अब भी नहीं समझे तो मेरे हिसाब से फिर अल्लाह ही। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।